के मुजाहिदीन को फांसी दिया अंग्रेजों ने। क्या ये बात सच नहीं है कि जिन लोगों ने 5-5 मर्तबा काला पानी से अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, आज उसको इस देश में सत्ता पर शासन करने वाली हुकूमतें अपना आइडियल मानती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है कि इस देश की आजादी के लिए हमारे उलमा इकराम ने अपने मदारिस से, अपने मसाजिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? क्या ये बात सच नहीं है कि रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई थी? लेकिन आज इस देश में दलित से बदतर जिंदगी हम गुजार रहे हैं। क्यों? आज लोग कहते हैं कि MIM पार्टी के कायद बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया? हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, लेकिन हमें क्या मिला? इस देश के अंदर दलित से बदतर जिंदगी जीने को मिला। इस देश में हुकूमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कभी नहीं थी, हम कभी किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इल्जाम हम पर लगाया जाता है। इसी तरीके से आज जो मुल्क के हालात है वो बात किसी से छुपी नहीं है। हर तरफ आपको मारा जा रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया जा रहा है तो वो आप है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिन्हें अपना समझ करके हमने वोट दिया है वो विपक्ष भी खामोश है। आपके लिए वो भी आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आज कृष्णा पटेल जी और पल्लवी पटेल जी और बिंद जी अगर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर खड़े हुए हैं तो वो एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं कि आप मुत्तहिद होकर के अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर मजबूत करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वही गांधी का देश है जिस देश में हिंदू और मुसलमानों के घर में जब शादियां होती थी तो दोनों समाज के लोग बैठ करके पंचायतें करते थे कि बारात कहाँ रुकेगी, कहाँ पानी पिलाया जाएगा, कहाँ खाना खिलाया जाएगा। लेकिन आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हमारे बहुसंख्यक समाज का वोट लेकर के हुकूमत करना चाह रही। वही समाजवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके उनका वोट लेना चाह रही है। हमें समझने की जरूरत है इन तमाम दलों को, ये कभी भी ना आपके हिमायती थे, ना है, ना रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। मेरी आपसे बस यही अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर जो हमारा पीडीएम बना है, पिछड़ा दलित मुस्लिम, आप इस पीडीएम का साथ दीजिए। आपकी लड़ाई सही मानों में ये पीडीएम लड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, आपने अपनी बातों को रखा, काफी चीजों को साफ किया। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में इस पिछड़ा दलित मुसलमान पीडीएम मोर्चा की स्थापना करने वाली पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों की आवाज, महिलाओं की ताकत, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मुखर आवाज वंचितों की, मजलिमों की, हम लोगों की नेता आदरणीय डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को आदर के साथ कि आप आए और इस जन सैलाब को संबोधित करें, हम लोगों को दिशा निर्देश दें, उत्साहवर्धन करें। हम लोगों की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल साहब, डॉक्टर पल्लवी पटेल, डॉक्टर पल्लवी पटेल, डॉक्टर पल्लवी पटेल।
जहां मां गंगा की प्रौढ़ता संपत्ति, ज्ञान और वैभव फलित करती हो, जहां तथागत गौतम बुद्ध की वाणी, जहां कबीर की वाणी, जहां रहीम की वाणी सुनाई देती हो, ऐसी सरजमीन शहर बनारस को सबसे पहले नमो बुद्धाय अस्सलाम वालेकुम, सलाम बनारस। आज ये पीडीएम की पहली सभा है। ये पीडीएम क्या है, क्यों बनाया इसको, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमको ये निर्णय लेना पड़े। आज इन तमाम बिंदुओं पे आपके बीच में बात करने आई हूं, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले उनका नाम जरूर लूंगी जिनकी वजह से और जिनकी दी हुई पहचान से मैं आज आपके बीच में हूं। अपना दल के संस्थापक यशगाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, मैं इनके चरणों में शत शत नमन करती हूं। और इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित AIMIM के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत करती हूं। इस मंच पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल राजमाता कृष्णा पटेल जी का स्वागत करती हूं। इस मंच पर पीडीएम के घटक दल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद बिंद जी का स्वागत करती हूं। इस मंच पर राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद्रपाल जी का स्वागत करती हूं। इस सम्मानित मंच का स्वागत करती हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का, और खिड़कियों के पीछे से, इन झरोखों को पीछे से मेरी आवाज को सुन रही अपनी तमाम माताओं बहनों को सलाम करते हुए आप सभी का पुनः बारंबार स्वागत करती हूं। ये पीडीएम है क्या? अगर इसको समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये इंडिया अलायंस क्या है, ये पीडीए क्या है। क्या गलती थी हमारी? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर 3 राज्यसभा की सीट आपके पास है, आप 3 लोगों को नामित कर सकते हैं, तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान की महिला या आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि अगर 3 राज्यसभा की सीट है तो वो महिला क्यों नहीं हो सकती जो सड़कों पे, खेत खलिहानों में तमाम दुश्वारियां झेल करके रोज कमाती है, अपने परिवार का पालन करती है, वो महिला राज्यसभा के लिए नामित क्यों नहीं हो सकती? लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। मैंने इनसे कहा कि अगर राज्यसभा की 3 सीटें हैं तो उसमें कोई पिछड़ा और दलित क्यों नहीं जा सकता? तो इन्होंने मुसलमान महिला को सम्मान देना इनको नागवार गुजरा, और दूसरी तरफ जिसने पिछड़ों का 3 स्तरीय आरक्षण छीनने का काम कर दिया, ऐसे सरकारी बाबू को नामित करके राज्यसभा में भेजने का काम कर दिया। ये धोखेबाज है। ना इनको महिला का सम्मान करना है, और विशेष रूप से पिछड़ी, दलित, मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं करना है। मुसलमान का 100% वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान का मां बोलने में भी इनकी जबान हकलाती है। ये है सच्चाई इनकी। और जब इनकी जबान हकला रही है तो फिर मुझे जरा ये बात बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, उनके साथ उस यात्रा में हम भी थे, आप सबने देखा होगा। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ पर किसानों की जमीन
लूटी जा रही है। भैया, यहाँ पर इस देश को दुनिया में यश दिलाने वाले इन बुनकरों के हाथ का हुनर छीना जा रहा है। भैया, यहाँ पर जो रोजगार, यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, तो आपको पता है जवाब क्या मिला? जवाब आप सबने सुना। यहाँ पर लुटती हुई किसान की जमीन नहीं दिखाई दी उनको। यहाँ पर बुनकरों की भुखमरी और लुटता हुआ उनका यश और हुनर नहीं दिखाई दिया उनको। यहाँ पर लुटता हुआ नौजवानों का रोजगार नहीं दिखाई दिया उनको। अगर राहुल भैया को कुछ दिखाई दिया तो उनको चंद मुट्ठी भर लोग शराब पीने के बाद हिलते डुलते सड़कों पे नजर आ गए। ये है और उनको ये दिखना किसानों की लुटती जमीन, बुनकरों की भुखमरी और नौजवानों के रोजगार से बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला और राजनीतिक अहमियत रखने वाला दिखा। क्या समझते हैं ये लोग कि आपको लूटते रहेंगे और अपने बीच में ये बातें करते रहेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कि घेर लो, एक हो जाओ, घेर लो इन मुसलमानों को, कहीं भागने ना पाए। क्या समझ रखा है? ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़ लोगे, काट लोगे और पका के खा जाओगे? ये है उनकी असलियत। और मैं आपसे कहने आई हूं कि मंच पर बैठे हैं असद भाई, इनको मैंने बहुत बार कहते सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले यही विपक्षी का चेहरा ओढ़ने वाले लोग हैं। वरना क्या कारण है कि जब पूरा का पूरा मुसलमान, बहुत पिछड़ा और दलित आपके साथ लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में खड़ा रहा, तो ये हार कैसे गए? इस बात का जवाब आपको ढूंढना है। और आपको पता है इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। इतिहास की एक बहुत मशहूर घटना है, बहुत मशहूर युद्ध है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना हो, प्लासी का युद्ध। वो युद्ध जहां पर नवाब सिराजुद्दौला, जिनके पास 18,000 की पराक्रमी सैनिकों की सेना थी, वो लड़ाई लड़े बिना ही 350 सैनिकों की सेना रखने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। पता है क्यों? ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो 350 जो सैनिक थे बड़े काबिल थे, पराक्रमी थे। असलियत तो ये थी कि नवाब सिराजुद्दौला का एक एक सैनिक 100 पे भारी था। लेकिन उसके बावजूद नवाब सिराजुद्दौला हारे, 18,000 सैनिकों की सेना हारी। पता है क्यों? क्योंकि कंजर सिराजुद्दौला का वो सेनापति मीर जाफर बिक गया, वो निकल गया दलाल। तो मैं आपको कहने आई हूं, आप सबका आह्वान करने आई हूं कि बार बार ये कमजर्फ गद्दार मीर जाफर को अपने वोटों की सौदेबाजी करने का अधिकार मत दीजिए। बार बार उनको मौका देंगे तो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उनको हराने की, उनको जमीन पे पटकनी देने की, उसमें वो आपके वोटों की सौदेबाजी करके आपके वोटों को बार बार तिजारत देते रहेंगे। एक ऐसे धोखेबाज गद्दार सेनापति से लाख गुना बेहतर है आप एक ईमानदार सेनापति को चुनने का काम करते हैं, जो कम से कम आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा तो होगा। इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों का, झरोखे के पीछे खड़ी अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों का, बुजुर्गान का, सबका करने आई हूं कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का अगर मादा किसी में है तो उसी आम आदमी में है जो दिन रात मेहनत करता है और 2 जून की रोटी कमाता है। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर खनन घोटाले की जांच चल रही हो। वो कभी नहीं कर सकता
जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, वो कभी नहीं कर सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उन दलदल में घुस करके उतर करके वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आदमी आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये पीडीएम आपका है, पिछड़ा दलित मुसलमान। हम आपकी ताकत आपके साथ खड़े होकर के बढ़ाने आए हैं और आप लोगों का आह्वान करने आई हूं कि पूरी ताकत से एक बार एक साथ आ जाइए, इनको धूल चटा देंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि जब जब इस देश का किसान मजदूर कमेरा समाज जागता है, मेहनत का समाज जागता है, तो बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। ये बताने हम आपके बीच में आए। हम आपसे ये कहने आए हैं कि याद रखिए, ये जो लोग हैं ये बड़ी चतुराई से आपके बीच में आएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें भी समझाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि आपने किया क्या है। आपने 2014 में इनको मौका दिया, 2019 में इनको मौका दिया, अब 2024 में भी इनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन मौका देने से पहले इनसे ये तो पूछ लीजिए कि 10 सालों में इन्होंने किया क्या है। क्या 10 सालों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो कैंपस जो अपने आप को एक मॉडल कैंपस के रूप में डेवलप किया था और जहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाते थे, आज उन लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या विकसित हुई है। इन लोगों से पूछिए कि 10 साल में इस देश का किसान, इस देश का कमेरा जो खेत खलिहानों से फसल निकाल करके इस धरती का मान बढ़ाता था, क्या आज उसको वो सम्मान मिल पाया है। इन लोगों से पूछिए कि दुनिया भर में अपने हाथों के हुनर से इस देश को और इस धरती को यश दिलाने वाले, क्या इन बुनकरों की जिंदगी में कोई बढ़ोतरी हुई है, क्या उनकी कला में कोई इजाफा हुआ है। अगर नहीं तो फिर तीसरी बार इनको मौका क्यों। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी रोजी रोटी तक है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी शिक्षा तक है? अगर इनको तीसरी बार मौका दिया तो याद रखिएगा, 2000 में मौका मिला तो घाट बेचे, बनारस का इतिहास बेचा, ये देश बेच रहे हैं और प्रदेश बेच रहे हैं। और हम लोग जो बनारस के रहने वाले हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जिनकी पहचान और जिनकी जिंदगी इस गंगा मैया पर निर्भर है, आश्रित है, और जो हमें संस्कृति देती है, सभ्यता देती है और सदियों सदियों से आस्था का प्रतीक है, उसको बचाना और उस बनारस की विरासत को रखना सजोकर, ये सब भी हम बनारसियों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज 2024 में ये याद रखिएगा कि इनको बचा कुचा बनारस का 1 इंच भी नहीं देना है और खदेड़ देना है बनारस की सीमा के बाहर इनको, और याद दिला देना है कि यह आम जनता का चुनाव है, ये आम जनता का निर्णय है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि याद रखिएगा, ये आपके बीच में तमाम उगालते लेके आएंगे, तमाम बातें कहेंगे, लेकिन अपने बीच में आसपास देखिए, बड़े होशियार लोग हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं, जब इसी बनारस में उच्च सदन में नेता पक्ष, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब किसानों की जमीन काशी गेट के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर लूटी जा रही थी, तब इस धरती का वो सांसद चुप क्यों था? उसने धोखा दिया है हम सबको, और धोखा दिया है तो अब उसका फल भुगतने को भी तैयार रहे। आज चारों तरफ लूट मची हुई है और किसी भी तरफ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है।
और पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है, और पिछड़ा दलित मुसलमान का शोषण करने वालों के सामने जिन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाया और जिन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी को सिरे से गिराने का काम करेंगे, तो मैं उनको चुनौती देती हूँ कि दुनिया भर में क्यों घूम रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल जगाना चाहते हैं तो शुरुआत बनारस से क्यों नहीं करते? कन्नौज का रुख क्यों कर लिया है? मैं आपसे कहने आई हूँ कि आज आइए, चुनौती देती हूँ उन विपक्षी दलों को कि यहाँ आइए और यहाँ पर चुनौती स्वीकार करिए। इसी मन से मेरे सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने घोषणा कर रही हूँ कि अगर हिम्मत है और यहाँ लड़ने आएंगे तो पीडीएम बिना शर्त उनका सहयोग करेगा, समर्थन में उतर जाएगा। लेकिन हिम्मत हो तब ना। अगर हिम्मत होती तो वो व्यक्ति जो 10 साल से बनारस को लूट रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी है, उसके सामने खुद बढ़ते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को उठा करके हम सबको ठगने का काम कर देते। अरे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं उनसे कहने आई हूं कि जिस दिन ये समाज जाग गया, मान लीजिए आप सबका खेल खत्म। और अब मौका है कि आपके साथ असद साहब खड़े हैं, आशीर्वाद देने के लिए पटेल राजमाता खड़ी है, हमारा सहयोग और ताकत बढ़ाने के लिए माननीय बिंद जी और बाबूराम पाल जी खड़े हैं। बस थोड़ा सा उत्साह लगा लीजिए, थोड़ी सी शक्ति लगा लीजिए और इस बार बेड़ा पार कर दीजिए। ये कहते हैं कि बीजेपी को ये हराएंगे, और हमको कहते हैं कि हम बी टीम हैं। अगर हम बी टीम हैं तो आपने इस विधानसभा के सदन में मेरी सारी उपस्थितियां देखी है, आपने सुना है और आपने देखा है। आप लोगों ने सड़कों पर मेरा संघर्ष देखा है कि जब जब मेहनत का समाज ने मुझे आवाज दी है, मैं उनके साथ खड़े होकर के सड़क से सदन तक लड़ने का मैंने काम किया है। अगर आपको किसी को भी मेरे उन कार्यों में, मेरी सोच में अगर जरा सी भी मिलावट समझ में आती है, दिखती है, तो बता दीजिए। तो अगर मिलावट नहीं दिखती तो बी टीम हम कैसे हुए? असल में उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी की ए टीम और बी टीम दोनों वही है। बस वक्त का इंतजार है कि आप कितनी जल्दी उनको डंडे की और लाठी की चोट पे ये समझाने का काम कर दें कि पीडीएम बी टीम नहीं है, पीडीएम आम आदमी की सेना है, मेहनत का समाज की सेना है। और अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे करके गिरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम गिरा सकता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि याद रखिएगा आज, और इनको चुनौती भी दे रही हूं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल, और हम लोग वो हैं जिनको ये 5 किलो राशन देकर के अपने पक्ष में कर रहे हैं। तो मैं चुनौती देती हूँ सरकार को और उनकी तमाम एजेंसियों को कि आप जाएं, गलियों में जाएं और ये बताएं करें कि आपकी लिस्ट में और आपकी योजनाओं में जो लोग बीपीएल के अंतर्गत अंकित हैं, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? आज शिक्षा के अभाव में जिस बच्चे की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है, क्या वो इस देश का पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? जिसको दवाई के अभाव में जिसकी जान जा रही है जिस बच्चे की, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? वो नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहा है और उसकी जवानी और जिंदगी बेपनाह घूम रही है, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? किसी भी झरोके से देखिए, किसी भी कोने से देखिए, जहां भी नजर डालेंगे सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है। इसलिए आप लोग का आह्वान करने आई हूं कि निकल पड़िए अपने घरों से और बिल्कुल भी षड्यंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। इस बार पूरी ताकत लगा दीजिए पीडीएम के लिए और उनको समझाने में कि हम समझ गए हैं
कि इस बार हमारी लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप को जिताने की है, अपने समाज अपने कौम को जिताने की है, हमारे बाल बच्चों की है, और इस बात की है कि कल अपनी पीढ़ियों के सामने हम ये उदाहरण रख सके कि बच्चों हम लड़े, हम खड़े हुए, हमने मुकाबला किया और इनको गिरा करके हम विजयी हुए। इस साथ के साथ, इस ताकत के साथ हमको आगे बढ़ना है। कैसे होता है कि 2022 में ये पिछड़ा दलित मुसलमान घंटों लाइन में लग करके इनको वोट दिया और उसके बाद नतीजा क्या निकला? मैं सिराटू से चुनाव लड़ी और मैंने वहां पर आताताई भ्रष्टाचारी जो उप मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का केशव मौर्य को पटकनी देने का काम किया। तो जब मैं वहां पर जीत गई तो पूरे प्रदेश में ये पिछड़ा दलित मुसलमान कैसे हारा? पता है कैसे हारा? वो बैठा है ना कमजोर मीर जापर, वो ना खुद जीत रहा है, ना हमको जीतने दे रहा है और ना लड़ने दे रहा है। इसलिए आप लोगों से बोल रही हूं कि षड्यंत्र के जाल से बाहर आइए और पूरी ताकत से इस झंडे को, इस पीडीएम को लेकर के खड़े हो जाइए और एक सुर में बोलिए कि जीतेगा तो पीडीएम जीतेगा, और अगर इनको निकालेगा कोई यहां से बाहर तो पीडीएम निकालेगा। ये क्या कह रहे थे? आपको पता है कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक बनारस की धरती पर सिर्फ मेहनत कश समाज का राज रहा है। और ये आपके बीच में क्या बोल के आए थे? ये आपके बीच में ये बोल के आए थे कि मैं पटेल का चेला हूं। तो अगर पटेल के चेले हो तो इस बात का जवाब दो कि जब पटेलों की जमीन तुम्हारा ही शासन, तुम्हारी ही सरकार खींचने का काम कर रही थी, लूटने का काम कर रही थी, तब तुम कहां थे? और मोदी जी ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम पटेल के चेला हो तो मैं पटेल की औलाद हूं और मेरा नाम पल्लवी पटेल है। तुम उनके चेला हो लेकिन मैं किसी की चेली चाटी नहीं हूं। मैं सवाल पूछूंगी और तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब तो इस बात का कि बुनकर का भविष्य कहां है, जवाब तो इस बात का कि मेरे नौजवान साथियों का रोजगार कहां है, जवाब तो इस बात का कि इस देश के, इस प्रदेश के किसान का हिस्सा कहां है। आपको जवाब देना हो इस बात का। और आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या आप जी चुरा सकते हैं, मन चुरा सकते हैं? इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके शासनकाल में दलित के सिर पे पेशाब कर दी जाती है? क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि आपके शासन में जहां जहां भी आपका शासन है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा सरकारी सिक्योरिटी में अगर किसी को टॉर्चर किया गया है सरकारी महकमे के द्वारा तो वह पिछड़ा दलित मुसलमान है? क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सामंतवादी ताकतों ने दोबारा सर उठाया है तो आपके शासनकाल में उठाया है? क्या आप इस बात से जी चुरा सकते हैं, जवाबदेही से भाग सकते हैं कि वो लोग कि जिनके घर गिराए गए, जिनकी प्रॉपर्टियों की कब्जे रखे गए, वो लोग तमाम वो लोग हैं जो पिछड़ा दलित मुसलमान के हैं? मैं आप लोगों से कहने आई हूं और अर्ज करने आई हूं कि पूरी ताकत से पीडीएम में लग जाइएगा और हम लोग आप लोगों को उस ताकत तक ले जाने का काम करेंगे जो आपकी हिस्सेदारी है और जो आपकी हकदारी है। हमने यही सोच करके पिछड़ा दलित मुसलमान का नारा दिया, जो पूर्ण शुद्धता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है और जिसमें संकल्पों और विचारों की 100% गारंटी है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि आप लोगों को हाजिर नाजिर मानते हुए ये वादा कर रही हूं कि अगर हम सत्ता में आए तो इस देश में सबसे पहला काम जो होगा वो होगा जातिवार जनगणना। आपके बीच में कोई भी बड़ा मेमोरेंडम घोषणा पत्र लेके नहीं आई हूं, कोई झूठे वादों की फेहरिस्त नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ संकल्प कि जातिवार जनगणना होगी, एक एक की गिनती होगी
और जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, शिक्षा, रोजगार, सदन, पैसा, कमाई, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य में होगी आपकी उतनी हिस्सेदारी, और जितनी होगी आपकी हिस्सेदारी इस देश को आगे बढ़ाने में होगी आपकी जिम्मेदारी। आप सब लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत ध्यान से सुना है। बस अंत में अपनी दो बातें कहते हुए आप सभी लोगों से रजा लूंगी कि बनारस ने बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं, तो कभी ये सोच के डर मत जाइएगा कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। अगर बीजेपी को हराने का दावा करने वाली बीजेपी की ये ए टीम नहीं हरा पाएंगी, तो हम पीडीएम मिल करके मोदी जी को रफा दफा कर देंगे। इस वादे के साथ और उदाहरण के साथ कि आप सभी को 1977 का वो चुनाव याद होगा, जब लोकबंधु जननायक राजनारायण जो आपकी धरती पर पैदा हुए, उन्होंने तत्कालीन आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धूल चटाने का काम किया था। तो जब उस वक्त की आयरन लेडी हारी आम जनता के हाथ, तो इस वक्त ये झुट्टा भी हारेगा इस देश की आम जनता के हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, पुनः सभी को सलाम करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय संविधान, शबक है। जब भी बढ़ जाते हैं पत्थर चलाने वाले, कम नहीं होते हैं आईना बनाने वाले। टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जर्रा जर्रा, लेकिन आईना फिर भी बनाते हैं आईना बनाने वाले। आईना फिर भी बनाते हैं आईना बनाने वाले। अब आप और असद साहब के बीच रोक पाने की गुस्ताखी हिम्मत में नहीं कर सकता। बिना किसी लाख लपेट के अदब के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। असद साहब, है आपका स्वागत है आपका। असद साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, असद साहब बड़े पटेल, असद साहब कृष्णा पटेल। जनाब असद साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, कौमी सदर अपना दल, हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा, जनाब प्रेमचंद बिन, कौमी सदर प्रगतिशील समाज पार्टी, मोहतरम जनाब बाबू रामपाल, कौमी सदर राष्ट्रीय उदय पार्टी, सुनील पाल साहब, सूबाई सदर राष्ट्रीय उदय पार्टी, जनाब असरार समद साहब पूर्वांचल के MIM के सदर, और जनाब शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस PDM की पहली जनसभा में, जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं शुरुआत में हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा की जज्बाती तकरीर के उनके एक एक लफ्ज से, उनकी तकरीर में जो उन्होंने बातें कही, मैं उससे मुत्तफिक हूं
और उसकी तायीद भी करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप बनारस को जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं अपने बनारस को जा रहा हूं। ये सिर्फ बनारस किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बनारस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, कबीर दास का है, प्रेमचंद का है, तुलसीदास का है। ये बनारस सही माने में एक गंगा जमुनी तहजीब का बनारस है। मैं उस बनारस को जा रहा हूं और वतन अजीज का एक एक हिस्सा, एक एक मुकाम मेरे लिए है, मेरे वतन का हिस्सा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पीडीएम क्यों बनाई गई? पीडीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम ये देखते हैं कि पिछला दलित और मुसलमान का सिर्फ वोट लिया जाता है मगर उनसे इंसाफ नहीं किया जाता। पीडीएम इसलिए बनाया गया ताकि पिछले 40-50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ने पिछला दलित और मुसलमान का इस्तेसाल किया, उनको कोई इंसाफ उनसे नहीं किया। वो गरीबी और कमजोरी में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। पीडीएम इसलिए बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विकल्प हो इस पिछड़े समाज के लिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया ताकि हकीकी माने में समाजी इंसाफ हो सके। पीडीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि हम 50 साल से सिर्फ वोट डालने वाले बने, अब हमको इंशाअल्लाह ताला वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि ये जो पीडीएम, जिसका हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जिसकी जिम्मेदारी हमने मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा को दी है, मैं उत्तर प्रदेश के पिछले दलित और मुसलमानों से अपील करने आया हूं कि आप तमाम पीडीएम से जुड़ जाइए, पीडीएम को मजबूत करिए, क्योंकि याद रखिए अगर हमको छुटकारा मिलना है संघ परिवार से, बीजेपी से, अगर हमको छुटकारा मिलना है समाजवादी पार्टी से या दीगर दूसरी सियासी पार्टियों से जो सिर्फ जबान से इंसाफ की बात करते हैं मगर जमीन पर उसको अमली जामे नामा पहनाने का काम नहीं करते, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये पीडीएम ने एक पहला कदम बढ़ाया है और मैंने हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा से ये बात कही है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला, कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात का तयक़ुन देने आया हूं कि ये सिर्फ
पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी वोट की अहमियत बढ़े, और जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी तभी जाकर आपसे इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया, और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया, और यहां पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तियार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट बीजेपी को रोकने के लिए, आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तियार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ, तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैंने लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल देते हैं। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहते हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया
मदरसों को खत्म करने के लिए हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। महम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं नहीं हमको इनके पीछे चलना है, अरे भाई तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं, हम इंसान है, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, अब यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बचाओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए? नहीं किए। क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कम हो रही? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री हैं, बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमसे इंसाफ क्या? मुझे बताओ। मेरी इस बात का सोचो, मेरी इस बात को अभी जवाब मत दो। तुम जब अपने घर को जाओगे, अपने बुजुर्गों के सामने बैठकर पूछो कि एक दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया कि हमारी जिंदगी के कौन से शोबे में हमको इज्जत मिली, हमसे इंसाफ मिला, हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम मिली। अरे बताओ हमारे अंसारी भाइयों, आपकी कौन सी औलाद मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है? मुझे बताया गया कि 50% आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे।
जो आपको दिखाकर आपका वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, पार्षद बन जाते, मेयर बन जाते, मगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं ताकि कोई मेरी मकबूलियत में इजाफा हो सके। मैं भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी थालियों को सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मैं ये थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे यह बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा, यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा। तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने क्या हासिल किया बताइए। आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको गिज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जानें लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तीसरी अहम बात हम आपसे अर्ज करना चाह रहे कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को। बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे। मगर राजस्थान जब पहुंचे
तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए। मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ हम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है, और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे। मोदी जी, हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, आप दूसरा इनका झूठ। अरे सुनिए, हाँ, जिंदा ही है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मौत क्या है? मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। हम फना नहीं होने वाले आए मोदी जी। अब दूसरा इनका बात, अब सुनिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी, आपके 6 भाई है नहीं है? बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलवालकर है, मैंने सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। मोदी जी, कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई यह है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदादो शुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में
बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी, आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5 या 19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान? बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा दिया? आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने। आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, मैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि यहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलत फहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए। और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ, नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ जरा। ये टीवी वाले कैमरा पलटाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारे संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना। बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए।
10 करोड़ रुपये लिए और आप मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा, किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़, तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ। भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर ये इतने करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं और तुम्हारे नौजवान औलाद को बेरोजगार बना दे रहे हैं। तुम्हारे खानदान के लिए घर नहीं है, गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बना के रख दिया गया। अरे तुम्हारे वोट की कीमत क्या है बताओ भारत के गरीबों। तुम गरीबी रहोगे, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जिसको वोट दे रहे हो वो तमाम के तमाम बिक चुके हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बिक चुके हैं। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीडीएम का साथ दीजिए, अपनी क़यादत बनाइए और मुसलमान, दलित, पिछड़ा जब मिलेगा, यही लोग कमजोर है, इन्हीं पर जुल्म किया गया, इन्हीं को दबाया गया, इन्हीं को लूटा गया, इन्हीं को मारा गया और आपस में लड़ाया गया, इन्हीं पर गोलियां चलाई गई हैं। याद रखिए, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि बताओ अब्बा, बताओ चाचा, आपने हमारे लिए क्या किया। तो चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने अखिलेश के लिए दरी बिछाई। चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने बीजेपी के खौफ में उस पार्टी का साथ दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, आपने बरसों समाजवादी का साथ दिया। अरे भाई, कब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने आपको कमजोर करके रख दिया, जिन्होंने आपके वोट को लेकर आपको बर्बाद कर दिया। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम के जहां जहां पार्लियामेंट उम्मीदवार रहेंगे, आप उनको अपना वोट दीजिए, एक नई तारीख पैदा करिए और एक अच्छी सियासत हम कर सके। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाषण अच्छा देता है, सब अच्छा देता है। मेरे भाई, मैं भाषण भी अच्छा देता हूं, मैं खुद भी अच्छा आदमी हूं, बुरा नहीं हूं। मुझ में भी बहुत कमजोरियां हैं, इंसान हूं। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वली और खुतब होने का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक इंसान हूं। मेरे दिल और सीने में तकलीफ होती है जब मैं नाइंसाफी को देखता हूं। मैं अपनी इस तकलीफ को, इस तमाम नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पीडीएम बनाया गया है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप पीडीएम का साथ दीजिए। भारत की राजनीति में एक नई तारीख आपको लिखना है और मैं समझता हूं कि ये सरजमीन से, यहां से शुरुआत होगी, बनारस से, और आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में हमने क्या किया, किस तरह हमने आपके मसाइल को उठाया, वो आपके सामने। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने बनाया और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए, हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, कैसा बनाए?
अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ। फिर मोदी जी बोलते हैं कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने, इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं। जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में एक फूल का हार, एक बैंड बाजा, और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से निकल कर आए। बताइए आप, ये कानून बनाते हैं आप? ये कानून बना दिया आपने। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? हाथ उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर, मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं। यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण YouTube पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती है तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से बोलती है और बेबाक तरीके से बोलती है। अपने अल्फाज को चाप चाप कर नहीं बोलती वो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस PDM का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे, और फिर PDM के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामरान कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे, जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर, जो हमको BJP और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह ताला। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। और आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी ताईद की जरूरत है। और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से फिर से अपील करता हूं कि आप PDM का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिन, बाबू रामपाल, इन सब का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम हमको और